नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे लेकर देश भर के अलग अलग इलाकों पर सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। आइए इस पर डिटेलिंग से बात करते हैं। दरअसल इस बिल को लाने का मतलब क्या है बीजेपी का, और इससे सवर्ण समाज के लिए क्यों परेशानी वाला बिल है, और इससे एसटी और एससी और ओबीसी बेफिक्र क्यों नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे बिल को लेकर हमने देखा है कि जब संसद में कोई बिल पारित होता है या कोई बिल बीजेपी सरकार लाती है तो विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन ऐसा इस बिल में क्या है कि ना तो राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना ही अखिलेश यादव दिख रहे हैं, ना चंद्रशेखर रावण दिख रहे हैं, और ना ही ममता बनर्जी इस बिल का विरोध कर रही हैं। तो इस बिल को हमें समझने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, ये बिल जो लाया गया है ये बताया जाता है सवर्णों के खिलाफ बिल है। ये बिल है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो मैंने पहले आपको बताया है। अब इस बिल को लेकर सड़कों पर ब्राह्मण समाज उतर आया है। वो कह रहा है ये बिल हमारे खिलाफ है, और वो किस प्रकार खिलाफ है ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल हम आपको अभी एक ताज़ा अपडेट ये दे देते हैं कि इस बिल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी सुनवाई के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभी इस बिल के जो नियम हैं उनमें खामियां हैं, सरकार को इस बिल के नियम की खामियों को दुरुस्त करना होगा, उसके बाद ही इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अब ये रोक कब तक है ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अनिश्चित काल के लिए इसे रोक लगाई है, लेकिन अब इस पर सरकार अपना मंथन कब करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान कब देगी, और इस पर कुछ जो बिंदु परेशान करने वाले हैं उन पर कब सरकार अपना हस्तक्षेप करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब सबसे पहले इस बिल का मतलब समझ लेते हैं। दरअसल इस बिल में क्या होता है कि इस बिल को अब सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हर जगह इक्विटी सेल होगा। यानी अब अभी हमें एक सुनने को मिल रहा था कि जो एससी और एसटी समाज के बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, और प्रताड़ित करने के पीछे ब्राह्मण समाज या जनरल कैटेगरी का समाज कह सकते हैं, तो वो इन्हें प्रताड़ित करता। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बिल सरकार लेकर आई है। तो अब इस बिल में जो सरकार के नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हर जगह एक इक्विटी सेल होगा, यानी एक अदालत जैसी होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी छात्र को यानी किसी एसटी एससी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो इस सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, अभी तक इस बिल में एसटी और एससी शामिल थे, लेकिन अब सरकार ने ओबीसी को भी शामिल कर दिया। अब ओबीसी को शामिल करने के बाद एक बड़ा दांव खेला है सरकार ने। अब ये दांव क्यों खेला है ये आगे आपको बताएंगे। इससे सरकार को हानि क्या होगा, सरकार को लाभ क्या होने वाला है, ये पूरी हम एक विस्तार से चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो अब किसी एसटी और एससी छात्र को अगर लगता है कि उसके साथ कॉलेज में या किसी संस्थान में या यूनिवर्सिटी में या किसी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में उसके साथ भेदभाव होता है, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसके लिए उसको उसके साथ नीचता का व्यवहार किया जाता है, तो इन सब के लिए वो इस अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। और दूसरी बात ये, जब ये अदालत में स्वीकार करा दिया जाएगा तो एक नियम ये भी कहता है कि इसमें जो अदालत होगी उसको जल्द से जल्द सुनवाई करनी पड़ेगी, और 15 दिन के अंदर इस केस की सुनवाई करते हुए फाइनल तक पहुंचना है। जो अपराधी होगा उसको दंड दिया जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज और ये दोस्तों समझ लीजिए कि विवाद की मूल वजह यह है कि इस बिल में जाति आधारित जो भेदभाव, जैसे मैंने कि अभी पहले कहा, उसको लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है।
अब ब्राह्मण समाज यानी जनरल समाज की परेशानी इस बात की है कि इस बिल में उसे बाहर रखा गया है। अब बाहर रखने का नतीजा अब इस प्रकार ये समझ लीजिए कि जब इस अदालत में जो इनकी अदालतों को उसमें एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी के लोग होंगे, लेकिन जनरल के लोग नहीं होंगे, जिसके लिए परेशानी का सबब ब्राह्मण समाज के लिए और जनरल समाज के लिए बन रहा है। ठीक है, और मैं और आगे आपको बताता हूं। और ये सवर्णों का इसमें आरोप है कि इससे जो एसटी और एससी समाज है वो हम पर फर्जी आरोप लगा सकता है, हमें फंसा सकता है, और इससे हमारा करियर भी दांव पर लग सकता है। यानी अगर, लेकिन इस बिल में अब एक बात ये समझने वाली बात ये है कि अगर एससी और एसटी समाज या ओबीसी समाज अगर सवर्णों के ऊपर कोई भी आरोप लगाता है कि हमको जात सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है, हमें नीचा दिखाया गया है, या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, या हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो एससी समाज है वो तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा, लेकिन उसमें जो जनरल समाज है यानी ब्राह्मण समाज है वो कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकेगा, यानी अपनी आवाज नहीं उठा सकेगा, और उसकी सुनवाई भी नहीं होने वाली है। तो इस बिल की यही खामियां है, इसीलिए सवर्ण समाज सड़कों पर उतर रहा है कि दरअसल हमें भी तो कुछ दीजिए, कि हम अपने, अगर कोई झूठा आरोप लगा देता है तो हम उसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो डिफेंड के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं रखा है, यानी आप कुछ भी डिफेंड नहीं कर सकते। अगर उसने कह दिया कि ये लाल है तो लाल है, उसने कह दिया ये हरा रंग है तो हरा रंग है, आप ये समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। विपक्ष दरअसल इस यूजीसी पूरे बिल पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। आपने देखा होगा कि जब भी सरकार संसद में कोई बिल पेश करती है या पारित करती है, सुनवाई होती है, तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण, ये मैदान पर उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और सरकार के बिल का विरोध करते हैं। लेकिन इस बिल में ये देखा जा रहा है कि अभी तक इन्होंने कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया है। और अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना कहा है कि दोषी बचने नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ी बात कही है कि अगर सरकार सवर्णों के दबाव में यह बिल वापस लेती है तो आप ये समझ लीजिए कि जो 80% ओबीसी, एसटी और एससी समाज है वो सड़कों पर उतर आएगा। अब ये ख्याल रखिए, यानी अगर इधर प्रदर्शन कम होता है या सवर्ण समाज अगर के खिलाफ, अगर सवर्ण समाज के पक्ष में कुछ जाता भी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जाता है, सरकार को हस्तक्षेप करके बिल के नियमों में संशोधन भी करती है, तो अब ये समझ लीजिए कि सवर्ण समाज पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है कि अब मुझे, चलिए ठीक है, बिल में जो खामियां थी वो दूर हो गई हैं। तो इस पर चंद्रशेखर रावण सड़कों पर उतर सकते हैं। ये सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा और सरकार की किरकिरी भी होने वाली है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों एक बात आप गौर करने वाली, जब ये वक्फ बोर्ड आया था, आपने गौर किया होगा, अभी 6-7 महीने पहले वक्फ बोर्ड आया था, शायद पिछले साल, तो उसमें क्या था कि जब वक्फ बोर्ड सरकार ने नियम लाया तो उसमें कहा कि इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, यानी इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, वो जो उनकी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। तो उसमें तो इसी प्रकार जैसे वक्फ बोर्ड के कुछ मौलाना ने और इस्लामिक समाज के लोगों ने, जो इस्लामिक समाज के जानकार, उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू का क्या काम है, सिखों का क्या काम है, ईसाइयों का क्या काम है। तो उसी प्रकार उन्होंने विरोध जैसे दर्ज कराया था, तो उसी प्रकार इन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है कि अगर सवर्ण के ऊपर कोई भेदभाव होता है तो कम से कम सवर्ण का एक अधिकारी या एक आदमी तो होना चाहिए उसको डिफेंड करने के लिए, तो वो भी नहीं है। तो परेशानी यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा और किसी को निजता नहीं दिखाई जाएगी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, आरोप भी जो लगाए जाएंगे उसकी जांच होगी, ये सब वो कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा, धर्मेंद्र प्रधान अगर ये बिल लेकर आ रहे हैं तो कब तक धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे? तो बीजेपी सरकार हमेशा तो रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन तो बीजेपी सरकार को जानी है, आज नहीं 10 साल 20 साल 25 साल बाद तो जानी जानी है। ठीक है, तो वहां पर फिर चिंता का सबब बन जाएगा कि जब दूसरी सरकारें आएंगी तो इस बिल पर हस्तक्षेप ज्यादा करेंगी और दूसरी चीज है कि इस बिल को मजबूत ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक है,
और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इस बिल के लाने के बाद, अब पहले इस बिल के मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ, दरअसल ये बिल लाया क्यों गया है और इसके पीछे कारण क्या रहा है, मोदी सरकार क्यों परेशान नजर आ रही है इस बिल के पीछे। तो पिछले 5 वर्षों में 118.4% जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई हैं। ऑल इंडिया कॉलेज और स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 2023-24 में 378 दर्ज हुई हैं, ठीक है। वहीं 704 यूनिवर्सिटी और 1553 कॉलेजों में कुल 1160 शिकायतें मिली हैं। यानी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि आखिरकार जो SC ST वर्ग है, OBC वर्ग है, इससे कैसे निपटा जाए। इनकी शिकायतें लगातार आ रही थी, इनका निस्तारण के लिए लगातार आ रही थी, तो कैसे निपटा जाए उस पर ये सरकार ने इस पर पिछले 4-5 वर्षों में सरकार ने काम किया है और फिर इस पर काम किया और फिर बिल लेकर आए। अच्छा, रोहित वेमुला का केस कुछ इसी तरह था, इसी बिल से संबंधित था। उसे जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया जाता था और परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दरअसल ये बिल बीजेपी सरकार के लिए परेशानी का सबब भविष्य में कैसे बन सकता है वो जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार, अब देखिए योगी आदित्यनाथ जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की परिभाषा दे दी थी। लेकिन अब एक बात ये देख ली कि मोदी जी कहते थे कि एक हैं तो सेफ हैं। अब मुझे बात बताइए कि जिस पिच पर कभी विपक्ष खेलता था, जाति की पिच पर, आज उसी पिच पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब एक है तो सेफ है, आपने नारा तो दे दिया, लेकिन वो कैसे सेफ हैं? आपने, भाई आप तो धर्म की राजनीति लेकर आगे चलते थे, लेकिन अब आपने बीजेपी जो अब आपने विपक्ष को जाति वाली राजनीति उनसे छीन ली है, तो आप उनकी पिच पर सवार हैं। अब आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी अब एक तरफ हिंदू एक होने चाहिए और सभी मिलकर रहने चाहिए। अब एक तरफ आप ये बिल लाकर जातियों को डिवाइड कर रहे हैं। आपने सवर्ण को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, वहीं ST ST SC और OBC को एक कर दिया। तो ये मतलब किस प्रकार की राजनीति है? अब 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अब विधानसभा चुनाव में अब ये समझ लीजिए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि वो जनरल समाज से आ रहे हैं। अब जनरल समाज से अगर वो आ रहे हैं तो अगर बिल ये OBC के लिए फायदेमंद है, अगर बीजेपी यानी केंद्र सरकार OBC को महत्व देना चाह रही है, तो केंद्र सरकार फिर OBC कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश में उतारेगी। ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूं। तो हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के रूप में आपको नजर आए, क्योंकि बीजेपी ये पूरी तरह से केंद्र की समझ चुकी है कि अगर हमें 15 से 18% जो सवर्णों का वोट है, जनरल वोट है, अगर वो नहीं भी मिलेगा तो हमारे पास एक मुफ्त जो वोट होता है OBC का और SC का और ST का, वो मिल जाएगा। लेकिन OBC का वोट तो बीजेपी को खैर मिल सकता है, लेकिन SC ST पर सेंध लग सकती है, क्योंकि उधर आप देखिए कांग्रेस शुरू से SC और ST की राजनीति करती रही है। चंद्रशेखर रावण अपनी तरफ करते रहे हैं और बसपा सरकार अपनी तरफ करती रही है। तो मतलब वोटों की सेंध पूरी तरह से अब बिखरती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के दांव सफल होगा कि नहीं सफल होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन जहां तक जानकार कई लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही परेशानी का सबब है और बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। अब मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या इसमें कुछ संशोधन करती है, नहीं करती है, ये बहुत समझने वाली बात है। हालांकि अभी अब आप देखिए कि तमिलनाडु में भी चुनाव है और उसके बाद केरला में भी चुनाव है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ST SC इन दोनों राज्यों में, तो वहाँ परेशानी लोगों की रही है, जो इस तरह के समुदाय के लोग रहे हैं। तो उनको भी खुश करने के लिए हो सकता है बीजेपी ने चाल चली हो। बीजेपी का मुझे ऐसा लगता है कि एक मकसद ये है कि केरला इस बार फतेह करना है और तमिलनाडु भी फतेह करना है, बंगाल को भी फतेह करने के लिए इस बार बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। यही नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में तो आजमाइश उसकी शुरू से, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी यहाँ से जीत जाती है तो लोकसभा की 80 सीटें हैं, भविष्य में जब चुनाव होंगे 2029 में तो बीजेपी की लाभ
बदलाव होगा, लेकिन 403 सीटों में सवर्णों को नाराज करने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना पाती है कि नहीं बना पाती, ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। तो अब मैं ये समझता हूं कि अखिलेश यादव के लिए ये बिल मुझे ऐसा लगता है टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है और आने वाले समय में उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो इस बिल को बीजेपी सरकार कैसे आगे इंप्लीमेंट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है अभी तक इस बिल में, उसमें क्या संशोधन करने वाली, ये देखने वाली बात रहेगी। नमस्कार।